So in the last class, we covered up about the ionization energy in the D block elements and particularly 3D series, है ना? IE1 irregular trend था, IE2 regular trend, लेकिन दो जगह पे there was a fall down. कहां पर था? Mn plus और Zn plus पे. Very good. और फिर IE3 में भी रेगुलरली इंक्रीज था, लेकिन Fe+2 की जगह पे ड्रॉप डाउन था. एंड सब चीजों का आंसर वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने के लिए इन लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी ड्रॉप हो जाता है. इज दैट ओके? परफेक्ट. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेजर टॉपिक, दैट इज द नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या नाम है बच्चा? ऑक्सीडेशन स्टेट. दैट्स द हेडिंग. जितना अभी तक का चैप्टर हुआ है ना, वो मिला के पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा. द टॉपिक इज सो ह्यूज, बट इट इज वेरी इजी, वेरी अंडरस्टैंडेबल. हां, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखेंगे. हर एक पॉइंट के नीचे मैं आपको उसका रीजन देने वाला हूं. सो इफ आई विल से सम पॉइंट, तो उसके नीचे मैं आपको रीजन दूंगा. इट इज ड्यू टू दिस. ये पूरा का पूरा टॉपिक #डबल स्टार डबल एंड B27 प्लस कॉम्पिटिटिव 27 के अंदर आएगा. सारे के सारे पॉइंट्स जो भी हम लिखेंगे, जो भी 8, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट जो भी बनाएंगे, आई हैव नॉट काउंटेड द पॉइंट्स, बट जो भी हम पॉइंट्स बनाएंगे वो सारे के सारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कई बार, और इनडायरेक्ट कैसे बनेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन टुडेज क्लास. इज दैट ओके? सो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है. अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो व्हाट डू यू नो अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट? ओके, और कुछ? मतलब हम अगर कोई मेंटल को मैग्नेटिक के साथ करें तो कई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओके, सिंपल. एक चीज सिंपली आप लिख सकते हो. ऑक्सीडेशन स्टेट is the charge on an atom of the element. Atom of the element in its compound form. In its what, my dear friend? Compound form. कि आज मैं बोलूं Na का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो 0. लेकिन यही Na को अगर आप Cl के साथ बॉन्ड कर दो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाता है? +1. अब ये आया आपका रिडॉक्स रिएक्शंस, क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शंस थोड़ा सा हॉन्ट करने के लिए, थोड़ा सा स्लाइटली. बट मैं ये क्यों मेंशन करता रहता हूं, ताकि आप एज सीनियर्स अपने जूनियर्स को बताते रहें कि यार ये टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट हैं, कि यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लाइटली नहीं ले सकते हो, आप रिडॉक्स रिएक्शन को लाइटली नहीं ले सकते हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर 11th का लाइटली ले रहे हो, तो 12th में बाय गॉड बता रहे हैं कि आपके 33% ऑफ मार्क्स सीधा का सीधा स्टेक पे चला गया है. एक्चुअली 50%. परसेंटेज में बात करूं तो 50%, और मार्क्स में बात करूं तो 70 में से 33 मार्क्स आपके ऑर्गेनिक के होते हैं, और उसका पूरा बेस कहां से होता है? क्लास 11 से. तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते भाई, है ना? तो चार्ज, इट इज द चार्ज. अब देखो, 12th में कोई आपको डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, लेकिन जब पता होगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये जो चार्ट यहां पर आपको दिखाया, ये चार्ट में प्लस क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज द चार्ज ऑन दीज एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड फॉर्म. अब चार्ट देखते ही सबसे पहली चीज क्या नजर आई होगी? देखो, ऑब्जर्वेशंस आप करेंगे, आज ऑब्जर्वेशंस आप करेंगे, और जब आप वो ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो ही मजा आएगा. इज दिस क्लियर? तो व्हाट यू हैव टू डू इज ऑब्जर्व दिस चार्ट, नोटिस द थिंग्स, नोटिस द पॉइंट्स. मैं पहले पॉइंट से शुरू करूंगा. सो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने लिखा, उसके ब्रैकेट में लिख दो चार्ज ऑन एन एलिमेंट. ठीक है?
अब सबसे पहला और सबसे डिफिकल्ट ऑब्जर्वेशन मैं देख देता हूं, क्योंकि देखो सबसे डिफिकल्ट आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, मैं वो ऑब्जर्व कर देता हूं और मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं दैट डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट वाला मैंने नोटिस कर दिया। डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो मेरा एडवाइस, मैं जब ये पॉइंट बोल रहा हूं तब आप एक कलर ऑफ पेन यूज करो, और जब मैं उसका रीजन दे रहा हूं तब आप एक दूसरे कलर का पेन यूज करो, वेयर एटलीस्ट यू नो कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये उसका रीजन है। अच्छा, इफ यू डोंट हैव द पेन कलर, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके, जस्ट ड्रॉ अ बॉक्स, जस्ट ड्रॉ अ बॉक्स वेयर आई विल गिव यू द रीजन। जैसे पहले का रीजन लिखो, इट इज ड्यू टू the participation of it is due to the participation of unpaired electrons, it is due to the participation of unpaired electrons in n-1d penultimate shell. Did we talk about these words in the last class? Ultimate shell का मतलब valence shell, penultimate shell का मतलब just the inner valence shell, उसके पहले वाली shell. Is this clear? So unpaired electrons in n-1d penultimate shell, क्या पेड़ में शूट है? just the inner shell of the valence shell. अब अगर आप नोटिस करो बाबा, अब अगर आप नोटिस करो तो इन एलिमेंट्स के अंदर सपोज आयरन लू, तो आयरन एटॉमिक नंबर 26, यस और नो? 26 मतलब आर्गन कॉन्फ़िगरेशन, देखो कॉन्फ़िगरेशन हर जगह हॉन्ट करने आएगा, और ये आ जाएगा 3d6 4s2। 4s पहले बढ़ता है, 3d बाद में, बट 3d को अंदर इसलिए रखा ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि 4s इज द वैलेंस शेल। अब इस चीज को हम इनर वैलेंस शेल बोलते हैं या पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। अब अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं मेरे प्यारे दोस्त, तो 1 2 3 4 5 और 6, और यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर आप देखो तो देर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट शेल, एंड इट इज ड्यू टू दिस फैक्ट कि आपका पेनल्टीमेट शेल भी पार्टिसिपेट करता है इसके बॉन्डिंग में। वैलेंस तो करेगा ही ऑब्वियसली, पहले वैलेंस से ही निकलेंगे, लेकिन वैलेंस से निकलने के बाद पेनल्टीमेट शेल भी पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए यू कैन सी द वेरिएबिलिटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। डिड यू राइट द पॉइंट? डिड यू राइट द पॉइंट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर? पक्का? प्लीज नोट दिस डाउन अच्छे से। Right. So now what you have to do is you have to observe this chart, कि जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको दिया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरा ऐसा कोई पॉइंट किसी को नजर आ रहा हो कि हाँ सर ऐसा कुछ? यस पॉसिबल मतलब है बहुत सारे, बट 2-3 ही पॉसिबल दिखता है कि हाँ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। 2-3 ही पॉसिबल दिख रहे हैं मतलब? लाइक स्कैंडियम में मतलब +3 है, मैंगनीज में मतलब +2 और +7 ही है। +2 और प्लस है। अच्छा, आप जो नोटिस कर रहे हो वो मैं आपको बता दूं, आप नोटिस कर रहे हो कि सर वेरिएबल तो है, लेकिन सर उसमें जो स्टेबल वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आपने हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल सही है कि वेरिएबिलिटी तो है, लेकिन नॉट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर इक्वली स्टेबल, ओनली फ्यू ऑफ देम आर स्टेबल। ओके, ऑलराइट, तो ये पॉइंट अपने लिख लेते हैं। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। आउट ऑफ ऑल द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स of these elements, out of all the variable oxidation states of these elements, only
few are the oxidation states which show stability, as seen in the chart below. ठीक है, ये लास्ट में आपको चार्ट बनाना है, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप एज वेल, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा. यस, कहां रुक गए? हाँ, दैट्स ओके, प्लीज गो अहेड. व्हाट? रिपीट, कहां अटके हो बताइए. You are the oxidation. Which are stable, few are the oxidation state which are stable for these elements. Right? अब ये जो स्टेबिलिटी है ना, हर एक की जो स्टेबिलिटी है वो हर एक की अलग अलग है. वो मैं आपको समय आने पे बताते रहूंगा कि जैसे क्रोमियम ये +3 में क्यों स्टेबल है, तो बताते हैं, अभी थोड़ी देर में बताते हैं. विल टॉक अबाउट दैट. एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? यस. सर ये जो एलिमेंट्स है उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्टेबिलिटी प्लस की जाए. नो, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नोटिस. कि सबसे पहला नोटिस तो आप ये देखो कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे आर शोइंग +2 एज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. यस, लिखो, मोस्ट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स, most of 3D series elements show +2 as their common oxidation state. Most of the 3D series elements show +2 as their stable oxidation state. ये लास्ट वाला जो कॉइन दिखाया था उसके बाद हमको ये टेबल बनाने के लिए नो 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 नो, टेबल हम लास्ट में बना लेंगे, सारे पॉइंट्स खत्म करने के बाद टेबल बनाएंगे. इसमें कोई रीजन नहीं. हर एक की अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है ना, वो हर एक की अपनी अपनी अपने अपने लेवल पे है. वो मैं एक एक करके पॉइंट अलग अलग लिखवाऊंगा. बट अभी के लिए हाँ, कि आउट ऑफ ऑल देर आर फ्यू विच आर स्टेबल. ओके, पॉइंट नेक्स्ट क्या लिखा आपने ने? कैन यू रिपीट द पॉइंट? Most of the 3D series elements show +2 Most to +2 as their stable +2 as their common oxidation state. स्टेबल नहीं है, +2 as their common oxidation state. Most of the 3D series elements show +2 as their common oxidation state. Reason लिखो, it is due to the presence of two electrons in ns subshell. 2 electrons in ns, n की जगह पे 4 लिख दो ना, 4s subshell. It is due to the presence of 2 electrons in 4s subshell which form ionic bond. इसीलिए ये लोग +2 तुरंत हो जाते हैं, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज ही कर देते हैं ये लोग. सो वैलेंस शेल में से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो विच फॉर्म ionic bonds, hence they show +2 as their common oxidation state. और क्या नोटिस हो रहा है? नोटिस ही करना है ना. और क्या नोटिस हो रहा है? चलो, maximum +7. हाँ, सो एक और नोटिस देखो, आप नोटिस करो यहां पर कि इंक्रीज हो रहा है. 5th एलिमेंट तक जब आप देखते हो तो आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिख जाता है. उसके बाद आप देखो द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस. नाउ व्हाई इज दैट सो? लेट्स डू दैट, बट पहले पॉइंट लिखते हैं. द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट of 3D series elements increases up to manganese.
the maximum oxidation state of 3D series elements increases up to manganese and then decreases. It is due to reason. It is due to the presence of unpaired electron in n-1d subshell up to manganese. It is due to presence of unpaired electron in n-1d subshell up to मैंगनीज. अब देखो सब कुछ कंफिग्रेशन देखो. क्या ये D1S2 होता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन? क्या ये D2S2 होता है? D2 कैसे दिखेंगे? अनपेड दिखेंगे ना. क्या ये D3S2 होता है? क्या ये D5S1 होता है? अनपेड. क्या ये D5S2 होता है? तो 5 अनपेड हुए. अब मैंगनीज के बाद डिक्रीज क्यों होना चालू हो गया? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज क्यों आना चालू हो गया? क्योंकि जैसे ये D6S2 होगा मेरी जान, तो आपके D के अंदर क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा. And that's where the complication increases and therefore maximum oxidation state decreases. So after this, presence of unpaired electron in n-1d subshell up to manganese and thereafter pairing of electrons start in n-1d subshell, and thereafter pairing of electron start in n-1d subshell. Right? That is the reason maximum oxidation state manganese तक बढ़ता है. और क्या नोटिस हो रहा है? सर बहुत सारे का मतलब 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर लाइक क्रोमियम का +3. आप देखो ये एक अच्छा नोटिस कि सर देखो क्रोमियम में भी 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज में भी 2, आयरन कोबाल्ट में भी 2. अच्छा निकल में भी ये स्टेबल है, ये कलर करना रह गया, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी 2. कॉपर में 1, ये भी स्टेबल होता है लेकिन गैसियस और एक्वस फेज का नेचर है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल कम टू दिस. सो यस, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. वो पॉइंट नहीं लिखो, बट दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड. उसका कोई कारण नहीं है, वो हर एक एलिमेंट का अपना अपना कारण है. सो वी विल टॉक अबाउट दैट द मोमेंट वी विल गो इनटू द स्टेबिलिटी. यस, ये एलिमेंट पतलू है, उसमें तो कॉपर ही पेस्ट की देखो. हाँ, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. आप नोटिस करो क्या हुआ. आप नोटिस करो कि पूरे चार्ट के अंदर, द एंटायर चार्ट, कॉपर इज द ओनली एलिमेंट विच शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. बाकी किसी में भी +1 नहीं है. अब सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? It is because copper has D10S1 configuration, and the moment it loses 1 electron, it reaches 3D10 configuration. Yes or no? अब 3D10 और उससे पहले आर्गन है, तो आर्गन क्या होता है? 3s2 3p6. अब ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं PNGC कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. उसकी वजह से कॉपर का +1 इज क्वाइट स्टेबल इन गैसियस स्टेट. मैं ध्यान से मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, राइट? सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट. इन गैसियस स्टेट, copper is the only element. In gaseous state, copper is the only element which shows +1 oxidation state. Copper is the only element which shows +1 oxidation state.
It is due to the electronic configuration of copper. Is due to the electronic configuration of copper, ब्रैकेट में 3d10 4s1, which on losing one electron reaches 3s2 3p6 3d10 configuration, which on losing one electron reaches 3s2 3p6 3d10 configuration, which is pseudo noble gas configuration, ब्रैकेट में PNGC. सर ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं नहीं, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, बट यस इट्स अ लीगल शॉर्ट फॉर्म, नो वरीज विद दैट. बट यस, एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करो, भले लीगल भी हो, आप पूरा ही लिखो. configuration of copper is 3s2 3p6 3d10 4s2. करेक्ट. बट जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो 3d10 3s2 3p6 3d10 हो जाएगा, विच इज अ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड. अब फोकस मत हटाना, कॉपर पे ही फोकस रखो. क्या दिख रहा है कॉपर के ऊपर फोकस करने पे? व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व? ऑब्जर्वेशन देखो, बहुत टाइट होना चाहिए. क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि +1 तो दिखा रहा है वो, लेकिन उसका ज्यादा स्टेबल कौन है? दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट. वेरी गुड, दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट. लिखो, डिस्पाइट ऑफ 3d10 configuration in copper +1, despite of 3d10 configuration in copper +1, +2 state of, कॉमा करके, +2 state of copper is more stable in its aqueous form. प्लीज मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा. डिस्पाइट ऑफ 3d10 कॉन्फ़िगरेशन इन कॉपर +1, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर is more stable in its aqueous form. चलिए, अब ध्यान से पहले यहां पर देखो, पहले समझो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको कीवर्ड लिखवा रहा हूं. एंड क्वेश्चन, जो ये पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही आता है. इसके ऊपर #BB27 लगा दो कि भैया फाइनली है, ये क्वेश्चन आना ही आना है. कॉपर का फेवरेट है ये, बोर्ड एग्जामिनर्स का फेवरेट. अब पहले यहां देखो, नोटिस करो प्लीज, यहां देखो, एवरीवन ओवर हियर देखो. जब भी हम किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, आयोनाइज करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि उस एलिमेंट के सॉलिड फॉर्म में से पहले उसका गैसियस फॉर्म बनाना पड़ता है, आइसोलेटेड फॉर्म बनाना पड़ता है. उस आइसोलेटेड फॉर्म में जाने के बाद हम देते हैं, ये एनर्जी जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी. सॉलिड से गैस जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए. फिर गैसियस न्यूट्रल एटम में से गैसियस +1 वाला फॉर्म बनाने के लिए आपको चाहिए ΔH(I) और वो भी 1. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं इसको. ओके, फिर इसमें से जब आपको कॉपर +2 बनाना है, ध्यान से सुनना, गैसियस फॉर्म ऑब्वियसली, तो आपको चाहिए ΔH(I)2. क्लियर है ना? और बच्चा यहां पर लॉजिकली क्लियरली पकड़ पा रहा है कि ये चीज तो D10 हो चुकी थी, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के D9 करने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा. मतलब
कि डेल्टा एच ऑफ I2 इज गोइंग टू बी मच मच ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ I1? बोलो हाँ कि ना? होना ही पड़ेगा और होगा ही। आयनाइजेशन एनर्जी वैसे ही बढ़ जाती है, हम तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो +2 स्टेबल कैसे हो गया? ध्यान से देखो, मैंने कहां लिखवाया है +2 कहां स्टेबल है? एक्वस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में +1 ही ज्यादा स्टेबल है मेरे दोस्त। एक्वस फॉर्म आते ही क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि ये जो गैसियस कॉपर +2 गैसियस आयन है ना, ये कॉपर +2 गैसियस आयन आपका मेरे प्यारे दोस्त वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करना चालू करता है। इट स्टार्ट्स टू इंटरैक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट को अपनी तरफ पुल करेगा। अब जब वो अपने नेगेटिव काउंटर पार्ट को पुल करता है ना, तो उसका +2 चार्ज स्टेबलाइज होता है, और वो स्टेबिलिटी अटेन करने में इट रिलीजेस एनर्जी कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ HYD। अल्लाह, ये क्या लाए सर? HYD का फुल फॉर्म होता है हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी। इंटरैक्शन ऑफ आयंस विद वाटर रिलीजेस अ एनर्जी कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो, कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं, अल्टीमेटली कीवर्ड रट्टा मार के लिख के आओगे, मेरे को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बट कॉन्सेप्ट अगर इतना डिटेल में पढ़ा हो ना, तो कीवर्ड को याद रखना आसान हो जाता है। बस मेरा मोटिव वो है, अल्टीमेटली तो मार्क्स ही लाने हैं, अल्टीमेटली लर्न करके ही चीजें होनी है, बट लर्निंग में भी लॉजिक कि भैया +2 एक्वस में क्यों ज्यादा स्टेबल हो गया? बिकॉज ये +2 जब पानी के साथ इंटरैक्ट करता है तो इट रिलीजेस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। अब समझने की कोशिश करना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लो जस्ट एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, मान लो कि 100 किलो जूल का एनर्जी चाहिए, मान लो। लेकिन जब ये बना तो ये पानी के साथ इंटरैक्ट करके जो एनर्जी रिलीज करता है दैट इज इक्वल टू -300 किलो जूल। जस्ट अ रैंडम वैल्यू, और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा। थर्मोडायनेमिक्स का रूल है, द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। बोलो हाँ ना? अब 100 किलो जूल चाहिए और -300 निकल रहा है, तो डू यू एग्री दिस प्लस दिस मिला के नेट अभी भी एनर्जी 200 किलो जूल की रिलीज ही हो रही है। और क्योंकि नेट एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब सिस्टम मोर क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। सो नाउ हाउ विल यू राइट दिस आंसर? इट इज ड्यू टू very high hydration enthalpy. It is due to very high hydration enthalpy of copper +2. It is due to very high hydration enthalpy of copper +2 which compensates for high ionization energy 2, which compensates for high ionization energy 2. बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। इन वर्ड्स को ध्यान से, और मैंने बोल दिया ये क्वेश्चन आएगा ही, कॉपर की ये क्वेश्चन आता ही है। इज दिस क्लियर? डन? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट। शैल आई क्लीन दिस? ओके, अब देखो, यहां पर देखो, एवरीवन कंसंट्रेट ओवर हियर। फिर स्टेबिलिटी की बात निकली है, तो मैंगनीज +2 is stable. That's the next point. Manganese +2 is stable
आप सोचो ना, मैंगनीज जो होता है वो 3d5 4s2 होता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या ये 3d5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पे चला जाएगा? बोलो हां कि ना। So it is due to 3d5 half filled stability in Mn+2. It is due to 3d5 half filled stability of Mn+2 that it is stable. That it is stable. तो बच्चा तुरंत मुझे पकड़ता है, तुरंत। आपको पकड़ना चाहिए मुझे यहां पर। क्या क्या थॉट आ रहा है? मैंगनीज +2 स्टेबल है ड्यू टू व्हाट? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो कुछ थॉट आ रहा है यहां पर? नहीं, +7 में तो सब निकल गया ना, 5 और 2 सब। थॉट सोचो। क्रोमियम में +2 नहीं, +2 क्यों नहीं है? क्रोमियम इज 3d5 4s। तो सर अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये भी तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पे जा सकता है। तो सर यहां पर इसका +1 क्यों नहीं दिखा? कॉपर का दिखा D10 की वजह से, बट सर इसका क्यों नहीं दिखा? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। क्रोमियम हैज, या ऐसा लिखो Cr+3 ऐसा, Cr+3 is more stable than Cr+1, is more stable than Cr+1 in aqueous state, in aqueous state। ठीक है, उसका कारण it is due to T2G half filled stability, it is due to T2G half filled stability in Cr+3, which is more stable than D5 half filled stability, which is more stable than D5 half filled stability। अब मेरे को ये कोई नहीं पूछेगा सर ये T2G क्या है, नहीं पूछना है, मैं वही बोल रहा हूं, मेरे को कोई नहीं पूछेगा। क्यों? गुड। ऐसा सर क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे T2G के ऊपर। ओ जी समझ में आया? T2G पूरी थ्योरी है T2G के ऊपर। तो अभी मत घुसो, अभी सिर्फ कीवर्ड अपने दिमाग में रखो, लॉजिक में कनेक्ट कर दूंगा। तो +3 क्रोमियम का क्यों ज्यादा स्टेबल है? T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी विच इज मोर स्टेबल देन व्हाट माय डियर फ्रेंड। अब ऐसा क्यों है तो उसके लिए T2G समझना पड़ेगा। ओ जी समझ में आया कि नहीं? ये T2G समझोगे तो पता चल जाएगा। ओ अच्छा, ओ बस उसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जैसे ही पढ़ेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी, आई नो दिस, आई हैव टू कवर इट ओवर देयर। आई बात समझ में? अच्छा फिर ओए स्टेबिलिटी की बात चल रही है, स्टेबिलिटी की बात चल रही है, तो डू यू एग्री कि Fe+3 विल बी मोर स्टेबल देन Fe+2?
अगेन सोचो, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके सोचो। हाँ, सो Fe होता है 3d6 4s2, होता है ना? अरे होता है ना? तो अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले +2 किया तो क्या ये 3d6 हो जाएगा? क्या ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d5 में जाना चाहेगा? एंड 3d5 इज हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, बोलो हाँ ना? So Fe+3 is more stable than Fe+2. Again, reason it is due to 3d5 half filled stability in Fe+3. लिख लो पॉइंट और लिख लो उसका रीजन। सो व्हाट्स द नेक्स्ट? मस्त नोटिस एक करो, बहुत सिंपल सा नोटिस है, लेकिन अगर आप पूरे चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको वो नोटिस हो जाएगा। जिंक का भी 1 है ऑक्सीडेशन स्टेट और स्कैंडियम का। ओ माय गॉड, ये किसने नोटिस ही नहीं किया कि हमने पहला पॉइंट आपको लिखवाया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन 2 ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। सो आउट ऑफ ऑल 3D सीरीज एलिमेंट्स, out of all 3D series elements, scandium and zinc are the only elements which show single oxidation state. Yes, आप कुछ बोल रहे थे। वो तो फिर इतना इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाए। हाँ, तो वही है। That's what we are going to explain. Why is it so? Why they show only single oxidation state? That is what we are going to explain. तो यहां पर अगेन कॉन्फ़िगरेशन का खेल मेरे बच्चे देखो, क्या स्कैंडियम 3d1 4s2 होता है? अब +2 तो ये करने ही वाला है बिकॉज ऑफ द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, वो हमने देख लिया। लेकिन क्या अब ये एक इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल रहेगा? नहीं, वो बोलता है यार एक और निकाल और मेरे को आर्गन कॉन्फ़िगरेशन पे भेजना। Are you getting my point? So, why scandium shows only one oxidation state? It is due to scandium shows one oxidation state. It is due to stable argon configuration. Stable argon configuration at Sc+3. Scandium +3. Similarly, जिंक का सोचो, क्या जिंक का कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा ही था? आर्गन, बोलो बोलो, 3d10 4s2, अरे था ना? 30 पे ऐसा ही होता है ना? अब अगर अगेन ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो क्या 3s2 3p6 3d10 बन जाएगा? अरे बोल, आर्गन 3s2 3p6 होता है ना, तो 3s2 3p6 और 3d10 बन जाएगा। अब मुझे बताओ ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? PNGC, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो जिंक shows only one oxidation state due to pseudo noble gas configuration at Zn+2, at Zn+2। लिखा? ओके, फिर देखो, फिर एक मजा, यहां पर ना एक क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन, आउट ऑफ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स which shows only one oxidation state. Option scandium, zinc, C, both A and B, and D, none of the above. कितना सिंपल क्वेश्चन है? ले, which shows only
वन ऑक्सीडेशन स्टेट। SSGT, scandium plus वो plus हाँ तो दोनों एक एक दिखाते हैं ना। हाँ तो आंसर इज बोथ ए एंड बी मेरे प्यारे दोस्त, बोथ ए एंड बी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज योर JEE/NEET लेवल का क्वेश्चन। और आप बोथ ए एंड बी टिक करोगे और कितने खुश हो जाओगे, कितने खुश हो जाओगे कि यस आ गया, आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। 3D ट्रांजिशन एलिमेंट। अबे जिंक तो ट्रांजिशन है ही नहीं, जिंक तो ट्रांजिशन है ही नहीं। टिक करके आ गए बोथ ए एंड बी। पढ़ो तो सही, उसने 3D एलिमेंट्स नहीं बोला, बीच में एक वर्ड डाल दिया ट्रांजिशन। इसका आंसर ये नहीं, सिर्फ ये आएगा। अब पता चला जेई नीट में क्या क्या खेल रचते हैं वो लोग, ऐसे शब्दों पे खेलते हैं वो। लै बोल, कहानी समझ में आई? आया मजा? ओए ऑक्सीडेशन स्टेट, आहा क्रेजी। दूसरा, अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चंस तो शुरू भी नहीं हुए हैं, अभी तो खाली पॉइंट्स चल रहे हैं और ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस ही हैं। उसके अलावा और क्वेश्चंस क्या बनेंगे वो बताऊंगा। अब इधर देखो, इधर देखो, ओए 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 ओए, इधर देखो, क्या आपको दिख रहा है? +4 +5 +6 +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी स्टेबल आ रही है। बट ये स्टेबिलिटी कौन से एलिमेंट्स के साथ देखने को मिलती है? दैट्स द क्वेश्चन। क्या ये हर एक एलिमेंट के साथ मैंगनीज +7 दिखा सकता है? नहीं। सो लिखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी is only seen with, highest oxidation state stability is only seen with fluorine and oxygen, is only seen with fluorine and oxygen। सोचो इसका कारण क्या होगा, सोचो इसका कारण क्या होगा? वेरी सटल, बहुत सिंपल आंसर है। नहीं, बहुत सिंपल आंसर है। ओ वाओ, क्रेजी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Fluorine and oxygen, they are the most electronegative elements of the periodic table. लिख लो, it is due to most electronegativity of these elements that the highest oxidation states of the elements is stable with these two elements, with these two elements. Electronegativity of fluorine and oxygen. उसकी फ्लोरीन ऑक्सीजन आयन लाइक फ्लोरीन वो Fonkel, फ्लोरीन पायरेट नहीं, ये लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि इनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जा सके। हाँ, आप MnCl2 देखोगे, MnCl3 भी देखोगे, MnCl4 भी देख सकते हो। प्लस यहां पर एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ऑफ द स्टेरिक रिपल्शन। हाँ, और फ्लोरीन का भी स्मॉल साइज। ओए आया मजा? अब सुनो सुनो और मजा सुनो, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। तो अगर मैं पूछूं कि Mn का +7 फ्लोरीन के साथ ज्यादा स्टेबल होगा कि ऑक्सीजन के साथ? ऑब्वियसली लॉजिक है यार, इट इज बिकॉज फ्लोरीन इज एक्सीलेंट आंसर। अले सही लिखा है, इट इज मोर स्टेबल विद ऑक्सीजन। अब ये क्या एक्सेप्शन सर, रंग ही बदलते जा रहे हो आप, नहीं पढ़ना भाई। देखो, लेकिन हर रंग का लॉजिक दे रहा हूं, हर रंग का लॉजिक दे रहा हूं। अब देखो क्या होता है कि अगर मैंगनीज को
+7 तक लेके जाना है फ्लोरीन ने। फ्लोरीन वॉन्ट्स टू टेक मैंगनीज टू +7। अब फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, बोलो हाँ कि ना। तो ऐसे मैंगनीज के साथ क्या मुझे 7 फ्लोरीन लगेंगे उसको +7 ले जाने के लिए, बोलो हाँ कि ना। सो 1 2 3 4 5 6 7, and do you agree these 7 fluorines will have very strong repulsion between them, so the compound is not going to be stable. But on the other hand, ऑक्सीजन क्यों ले जा पाता है? क्योंकि ऑक्सीजन है ना एक साथ डबल बॉन्ड बनाता है। एक साथ क्या बनाता है? तो यहां पर डबल बॉन्ड देखो, एक साथ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, एक साथ 2 ऑक्सीडेशन, एक साथ 2, एक साथ, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 ऑक्सीजन एटम्स मिलके मैंगनीज को +7 तक ले जा सकते हैं। MnO4-, जिसमें मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। So, despite of fluorine being more electronegative, next point, despite of fluorine being more electronegative, despite of fluorine being more electronegative, the stability of highest oxidation state, the stability of highest oxidation state is more prominent with oxygen. Despite of fluorine being more electronegative, the stability of highest oxidation state is more prominent with oxygen. लिखो, it is due to pi bond. It is due to pi bond forming capability of oxygen. It is due to pi bond forming capability of oxygen, which leads to less steric repulsion, हल्का सा लाइन चेंज करके, whereas fluorine can form only single bond, hence there is high steric repulsion in fluorides. Of these elements steric repulsion is higher in fluorides of these elements. फ्लोराइड मतलब उसके मेटल फ्लोराइड्स मतलब कोई भी कंपाउंड जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाए उसको फ्लोराइड बोलते हैं। तो मैंने लिखा MnF7 या MnF4, सो दिस इज अ फ्लोराइड ऑफ मैंगनीज। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, वैसे मैंगनीज फ्लोराइड। आर यू विद मी बच्चा? क्या ये कहानी समझ में आई? इसके पहले वाले पॉइंट में अपने ने क्या लिखा था? व्हाट डिड वी राइट डाउन? It is due to the pi bond forming capability of oxygen, which leads to less steric repulsion in please वहां पर कम in oxides of these elements. Please ये जरा कंप्लीट करिएगा। I think I missed out on that. तो ऑक्साइड्स में लेस स्टेरिक रिपल्शन, whereas फ्लोराइड्स में मोर स्टेरिक रिपल्शन। हेंस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो इन एलिमेंट्स का दिखता है वो ऑक्सीजन में ज्यादा स्टेबल दिखेगा। अब ट्रस्ट मी, देखो ट्रस्ट मी,
आपका किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है इन आईएससी एंड सीबीएसई एग्जाम। गुजरात बोर्ड में जो मैंने लिखा है, डिस्पाइट ऑफ फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल ऑफ दीज एलिमेंट्स, ऐसा करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो गुजरात बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है सीबीएसई और आईएससी, वहां पर स्टैंडर्ड इंक्रीज करके वो थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। आंसर वही है बट खेला क्या। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था दैट इन कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज, या ऐसा ना लिख के, इन फ्लोराइड्स ऑफ मैंगनीज MnF4 is seen and not MnF7. Why? आंसर वही है, ड्यू टू मोर स्टेरिक रिपल्शन, बिटवीन द फ्लोरीन एटम्स। फिर एक साल में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, दिस इज आईएससी का क्वेश्चन, ये वाला जो अभी बोल रहा हूं, ये सीबीएसई का क्वेश्चन था। एक साल आईएससी में कैसा पूछा था, MnF4 इज द हाईएस्ट फ्लोराइड इन मैंगनीज, whereas Mn2O7 is the highest oxide of manganese. Justify. अब बात वो वही कर रहा है कि मैंगनीज में यहां देखो ये +4 स्टेट में है, कि फ्लोराइड्स में मैक्सिमम +4 तक जाता है, बट इन केस ऑफ ऑक्साइड्स Mn2O7 में ये +7 होगा मेरे दोस्त, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा। तो वो बोल रहा है MnF4 इज द हाईएस्ट फ्लोराइड वी कैन सी, स्टेबल फ्लोराइड, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ा है उसने, बस और कुछ नहीं है, कहानी वही है, आंसर वही है जो हमने लिखा है, एक ही तरीके का आंसर, बस कीवर्ड सही रखने कि यहां पर मोर स्टेरिक रिपल्शन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बियॉन्ड +4, जबकि यहां पर लेस स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू पाई बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी। दैट्स द कीवर्ड कि ऑक्साइड्स में इतना हाई क्यों जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वो कीवर्ड को अंडरलाइन कर लो। आर यू विद मी टिल हियर? आई बात समझ में? अब ये मजेदार है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखो। फिर इसके काउंटर पार्ट के साथ कंपैरिजन है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। देखो यहां पर देखो, सल्फर एक एग्जांपल ले रहा हूं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। कितने लोगों को याद है ये चीज? है ना, 16 होता है। इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊं तो 1s2 2s2 2p6 नियॉन तक तो 10 हो गया। फिर उसके बाद आता है 3s2 एंड 3p4। अब ऑर्बिटल डायग्राम देखिएगा मेरी जान, ऑर्बिटल डायग्राम देखिएगा। क्या s में 2 और p में 4 मेरे बच्चे? अरे आया। अब जरा देखो, यहां पर है ना 3D एम्प्टी बचा हुआ है, वो भरता नहीं है, लेकिन है तो सही ना। थर्ड शेल में 3D आ तो जाता है। तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखो, ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। लेकिन जैसे ही सल्फर के पास एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन या लाइक ऑक्सीजन आ जाए, तो ये अपने पेड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करेगा डी में ले जाके। तो जैसे इसने अनपेयर किया, तो देखो यहां पर अब कितने अनपेयर हो गए? देखो 1 2 3 एंड 4। तो क्या आपको +4 स्टेट दिखेगा? अब एक बार और देखो, क्या और ज्यादा एनर्जी लगाई जाए तो क्या ये वाला भी यहां से गायब हो जाएगा और गायब होके ये यहां आके इधर बैठ जाएगा?
तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या सल्फर का +6 स्टेट भी दिखेगा? अब समझना, पहले पहले ध्यान से समझो। क्या आपको दिख रहा है पी ब्लॉक में भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग बाय द वैल्यू ऑफ 2। +2 के बाद +3 नहीं आता है, सीधा +4 आता है। जबकि आप डी ब्लॉक में देखो, डी ब्लॉक में +2 के बाद +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है और +6 भी है। सो यहां पर जो इंक्रीज है दैट इज बाय 1 यूनिट, जबकि पी ब्लॉक में जो इंक्रीज है दैट इज बाय 2 यूनिट। लिखो, पॉइंट है, अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, unlike p block elements, unlike p block elements, oxidation state in d block, oxidation state in d block increases by single unit, increases by single unit. Again, इसका आंसर, it is due to the presence of unpaired electrons in n-1d subshell. Due to the presence of unpaired electron in n-1d subshell. n-1d subshell. पंखा बंद। बोलो, कहानी समझ में आई? क्या ये कहानी समझ में आई? अब मजा देखो, मजा देखो। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या देखा गया कि जैसे मैं सल्फर वाला एक ग्रुप लेता हूं, क्या सल्फर के नीचे सेलेनियम, क्या सेलेनियम के नीचे टेलुरियम, और क्या टेलुरियम के नीचे पोलोनियम। याद आया? ओ सल्फर सेल्स 10 पॉट्स। अब इसमें से मैं ऑक्सीजन को निकाल दे रहा हूं, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता है। बट सल्फर नॉनवर्ड्स ये लोग दिखा सकते हैं। अब कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे थे बताओ जरा? +2, +4, +6, ये सारे दिखा सकते। बट जैसे हम डाउन द ग्रुप, पी ब्लॉक में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, highest oxidation state, that is +6. The stability of highest oxidation state in p block elements moving down the group, the stability of highest oxidation state decreases. अब उसका आंसर पी ब्लॉक के अंदर था, उसका आंसर पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर था, लेकिन वो डिलीट हो चुका है। बट मैं आपको यहां पर वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने जा रहा हूं, 3 मैजिकल वर्ड्स। ऑब्वियसली आई लव यू, बट यहां पर वो नहीं है। इट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ डोंट गेट इनटू द डिटेलिंग ऑफ व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। एनीवन इंटरेस्टेड? वी कैन टॉक पोस्ट द क्लास, बट इस क्लास के दायरे में इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर अपने को बात नहीं करनी है, वो पी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। बट इसकी वजह से हो क्या रहा था? स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। मतलब कि अगर मैं सल्फर का +6, सेलेनियम का +6, टेलुरियम का +6 और पोलोनियम का +6 कंपेयर करूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सल्फर के +6 की है। डाउन द ग्रुप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इन पी ब्लॉक डिक्रीज होती है। Whereas in D block elements, as you move down the group, that's the next point. As you move down the group in D block elements, the stability of highest oxidation state, the stability of highest oxidation state increases down the group in D block elements. The stability of highest oxidation state
highest oxidation state increases. It is due to increase in the atomic size. It is due to increase in the atomic size and decrease in Z effective. It is due to increase in the atomic size and decrease in Z effective. Effective nuclear charge. Yes, force of attraction. Perfectly right. क्या ये कहानी समझ में आई? क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब मैं आपको एक ग्रुप दे रहा हूं, ध्यान से समझना क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मेरे पास क्रोमियम वाला ग्रुप है। क्रोमियम के नीचे होता है मॉली, मॉली के नीचे, मॉली मतलब मॉलिब्डेनम। ऐਵੇਂ ही मॉली मत कर देना, मॉलिब्डेनम पूरा नाम है, उसको शॉर्ट में मॉली बोलते हैं। एंड इसके नीचे टंगस्टन। अब अगर आप क्रोमियम का देखो, क्रोमियम वाला ग्रुप देखो, तो क्या इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है? बोलो हाँ ना। तो ये भी +6 दिखा सकता है, ये भी +6 दिखा सकता है और ये भी +6 दिखा सकता है। वो बोल रहा है अरेंज दीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। अरेंज दीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर, तो मैंने बोला डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। तो क्रोमियम का +6 लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है। डिक्रीजेस पी ब्लॉक में है बच्चा, डिक्रीजेस पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में इंक्रीज होती है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस इन डी ब्लॉक, अनलाइक पी ब्लॉक। तो क्रोमियम का +6 लीस्ट स्टेबल, मॉलिब्डेनम का +6 उससे ज्यादा स्टेबल एंड टंगस्टन का +6 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो, मैंने ये बता दिया क्लास में, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पता है क्या पूछा? इतना क्रेजी है ना एग्जामिनर, दिमाग के साथ खेल लेता है। बोलता है अरेंज दीज एलिमेंट्स, दैट इज क्रोमियम, मॉली एंड टंगस्टन +6 एंड +6। Arrange these elements in the order of their oxidizing power. अल्ले, ये कहां से लाया भाई तू? ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब कौन फास्टेस्ट ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर सकता है। तो मतलब जिसका रिडक्शन फास्टर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा दिखाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे लेस स्टेबल। सुनो सुनो, ध्यान से समझो। अब देखो, तो इसके नीचे वाला जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्रोमियम का +3 है, और वो मॉलिब्डेनम का +3 होगा, और वो टंगस्टन का +3 होगा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका स्टेबल हुआ ना, तो लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट किसका स्टेबल होगा? क्रोमियम का। तो क्रोमियम +3 इज मोर स्टेबल देन टंगस्टन +3। तो मुझे बताओ कौन फास्टर अपने +6 को छोड़ के +3 में जाएगा? क्रोमियम, क्योंकि उसका +6 स्टेबल है ही नहीं रिलेटिवली, वो +3 में ज्यादा स्टेबल है। मॉली बोलता है मेरे को हिला के दिखाओ, टंगस्टन बोलता है भाई तुम्हारे में जितनी जान है लगा दो, मैं +6 छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा वो हायर स्टेबिलिटी है, मेरा वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेरा, दैट्स मोस्ट स्टेबल फॉर मी। सबसे लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसका वो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग होगा। यस, क्योंकि वो फास्टर रिडक्शन करेगा, क्योंकि वो फास्टर क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। इज दिस क्लियर? पक्का? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? पक्का? डन। क्या ये क्लैरिटी आई? अब मैंने क्लास में ये क्वेश्चन करवा दिया, क्लास में ये क्वेश्चन करवा दिया, उसने पता है एग्जामिनर ने क्या खेला? एग्जामिनर ने दिमाग लगा, एग्जामिनर बोला ना ना मेरे को पता आप पाजी के बच्चे हो, पाजी ने ये सब करवाया होगा, मैं एक लेवल और ऊपर पूछूंगा।
वो बोलता है अरेंज CrO3, MoO3 and tungsten O3 in the order of their oxidizing power. आप समझ रहे हो? इनडायरेक्टली उसने यही चेक किया कि क्या बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है कि भैया CrO3 में ये -2 होता है, X -6 हो जाएगा क्योंकि 3 है, तो ये +6, ये भी +6, ये भी +6, आंसर ये आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक खेला जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का ये वाला पोर्शन खेला जाएगा। इज दिस क्लियर? तो पहले तो ये क्वेश्चंस लिखो जो मैंने अभी बताए, वो क्वेश्चंस लिखो, और फिर उसके बाद we will talk about 3 or 4 more such questions and then we will end the class for today. Okay? Please note it down. All right, so next set of questions देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट में से नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन दिया गया कि Mn+2 and Mn+3 and Cr+2 both have D4 configuration. Both have what, my dear friend? D4 configuration. Yet Mn+3 act as oxidizing agent and Cr+2 act as reducing agent. ठीक है, अगेन क्विक लॉजिक देखो, Mn+3 की बात करूं तो पहले Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या ये D5S2 होता है, +3 करूं तो S में से 2 गए और D, तो यहां पर D4 आएगा, बोलो हाँ ना? क्या ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन गेन करके D5 स्टेबिलिटी में जाना चाहेगा? So it would want to reduce itself. So if it is reducing, तो will it act as a better oxidizing agent? बोलो हाँ ना? अभी आंसर्स आपको लिखने हैं, आप क्वेश्चंस लिख के जाओगे, गैप छोड़ दोगे 2 से 3 लाइनों का, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, बट लॉजिक समझो। इधर देखो, क्या क्रोमियम इज D5S1? क्या उसका +2 करूं तो S में से 1 गया और D में से 1 गया तो D4 हो गया, जो उसने बोल दिया है। बट वो बोल रहा है इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज Cr का +2 इज नॉट स्टेबल। Cr का क्या है स्टेबल? क्या था वो कीवर्ड? T2G, half filled stability, T2G. So it is due to T2G half filled stability in chromium +3 that it oxidizes to +3 and hence it acts as a good reducing agent. Is this clear? चलो next question. Out of Fe+2 and Cr+2, out of Fe+2 and Cr+2, which acts as better reducing agent and why? Out of Fe+2 and Cr+2, which acts as better reducing agent and why? सोचो, क्या Fe+2, Fe is D6S2, +2 करो, उसका +2 करो तो क्या वो D6 होगा? क्या ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+3 में जाना चाहेगा क्योंकि D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आएगा? तो अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा ना? हां, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो है, पक्का है। Cr+2 D4, क्या ये प्लस एक और प्लस करके D3 में जाना चाहेगा? हां, जाना चाहेगा क्योंकि उसका +3 स्टेबल है, T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। बट वो ये पूछ रहा है कि दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो मैंने छुपके से इसका आंसर दिया है
क्या ये ऑक्सीडाइज होके D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पे जा रहा है, और क्या ये T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पे जा रहा है, एंड T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी इज more stable than D5 half field stability. Hence, this is going to better oxidize itself. Therefore, it is going to be a better reducing agent. तो ऐसे करके टिक लेके जाओ और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर लेके आओ. That will be all for today's class and the questions, my dear friend. All the कितने पॉइंट्स हुए? 11, 12, 13, 14. 13, 14 पॉइंट्स हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट के. और क्या आपने नोटिस किया, अभी तक डी ब्लॉक जितना हुआ था पहले लेक्चर में, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के पेजेस हो गए हैं. तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द कोर जहां से गिव रीजन क्वेश्चंस आते हैं. दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास. विल मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास. प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.